नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए रियल प्रश्न पत्र साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही पेपर इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे विनंती रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड को भी बताइएगा कि यूट्यूब पे उदय एजुकेशन नाम से चैनल है, उस पर हमारे लिए अच्छे से पेपर डाले जाते हैं, अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो आप अपने फ्रेंड को भी जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फलीदार पौधों में फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है। आपको बताना है कि फलीदार पौधों से भूमि में कौन से तत्व की मात्रा बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है, यानी थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो मिट्टी को पोला करना, खरपतवार हटाना, खेत में जल देना या फिर बीजों को भूसे से अलग करना। तो इसका सही आंसर होगा, बीजों को भूसे से अलग करना है वो थ्रेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ड रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। आपको बताना है अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें मेलामाइन है विद्यार्थियों, ये अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो कोल तार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मोमबत्ती की ज्वाला से सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। आपको बताना है कि मोमबत्ती की ज्वाला से सबसे बाहरी रंग का क्षेत्र है वो कैसा रंग होता है। तो नीला होता है। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है। आपको बताना है भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, उसका नाम है विशन है। क्या नाम है? विशन है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान है। तो इसका सही आंसर है, स्नेहक द्वारा घर्षण है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है। व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता कितनी होती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 70 डेसिबल की होती है। कितनी होती है? 70 डेसिबल की होती है। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के अति भूकंप आंशिक क्षेत्र कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भूकंप ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पे बनता है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, रेटिना के ऊपर बनता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक तो करना ही है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है आपका कि एनपीके से क्या आशय है, यानी एनपीके किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, एनपीके एक उर्वरक है, इसे जटिल उर्वरक भी कहते हैं। इसमें एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है पोटेशियम और के का मतलब होता है फास्फोरस। यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का जो मिश्रण से बना उर्वरक है उसे एनपीके कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। आपको बताना है कि शुक्राणु में पूंछ है वो किस काम में आती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, शुक्राणु में पूंछ है वो गति करने में सहायक होती हैं, यानी शुक्राणु के गति करने में सहायक होती हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं। आपको बताना है कि दहन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, जिस प्रक्रिया में
कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, जिस प्रक्रिया में कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है, घर्षण को कम करने की 2 उपाय बताने हैं। घर्षण को कम कैसे करोगे? पहला तो आप लिखोगे स्नेहक के द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा है 2 सतहों के संपर्क को कम करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। यानी ऐसे जंतु जो कि संकट में हैं, समाप्त होने वाले हैं या फिर उनकी प्रजाति खतरे में हैं, तो ऐसे 4 जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे एशियाई शेर, दूसरा लिखोगे जंगली भैंसा, तीसरा आप लिखोगे सफ़ेद हाथी और चौथा लिखोगे 12 सींगा, 5वां लिख सकते हैं आप गोडावन। ठीक है ना, गोडावन। तो इस तरह से आप इन जंतुओं के नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? आपको बताना है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो विद्यार्थियों इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखने हैं। तो एक लिखोगे पेट्रोलियम, दूसरा लिखोगे कोयला, तीसरा प्राकृतिक गैस भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक्रिलिक क्या है? इसका उपयोग क्या है? आपको बताना है एक्रिलिक क्या है और इसका उपयोग क्या कहाँ होता है। तो एक्रिलिक एक पारदर्शी पदार्थ होता है, इनका उपयोग कैसे होता है वो आप अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद में अगला है कि समझाइए कि नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण कैसे करेंगे। ये प्रश्न अच्छे से आपको याद करना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जैवमंडल से क्या आशय है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? जैवमंडल का मतलब है जहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है उसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, उनके बारे में आपको अंतर लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती रहती है, उनके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी के अंदर भूकंपन से क्या कारण हो सकते हैं? यानी पृथ्वी के अंदर कंपन है, भूकंप है, वो क्यों आता है वो आपको बताना है। दूसरा आप बता सकते हैं पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। यानी पृथ्वी की संरचना कैसे हुई उनका नामांकित चित्र आपको बताना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। यानी इनकी व्याख्या करनी है, जैसे कि अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, इनके अंदर इनकी आपको व्याख्या करनी है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आपके फ्रेंड को भी ज़रूर बताएं कि उदय एजुकेशन नाम से चैनल है, वहाँ पे हमारे लिए अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।